अस्सलाम वालेकुम, यू आर वॉचिंग अनदर एपिसोड ऑफ डिसाइफर विद अब्दुल बासित। मैं हूं मुंतहा हसन। नाज़रीन, आज के शो में हम कुछ अंदरूनी और कुछ बैरूनी हालात पर बात करेंगे। बुशरा बीबी के बयान पर पाकिस्तान भर में एक नई और गैर ज़रूरी बहस छिड़ गई है। बासित साहब से हम ये पूछेंगे कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराने में या कि हटाने में सऊदी अरब का कोई किरदार था क्या? और दूसरी जानिब बाकू आज़रबाईजान में क्लाइमेट चेंज का सरबराही इजलास ख़त्म हुआ। ये जानने की कोशिश करेंगे कि मौसमियाती तब्दीलियों में असल कसूरवार कौन। और हमेशा की तरह आज भी कुछ भारत की बात करेंगे कि जहां हिंदुत्व का जोर बदस्तूर कायम है। इसी ज़िम्न में आपके साथ हम कुछ दिलचस्प मालूमात भी शेयर करेंगे। तो आगाज़ करेंगे आज के प्रोग्राम का। वेलकम बासित साहब। जी, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और डिसाइफर के देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। तो बासित साहब, ये क्या सूरत हाल का सामना है हमें? बुशरा बीबी के बयान ने तो तूफान बर्पा कर दिया है पाकिस्तान भर में। सो इस हवाले से कुछ अंदर की कहानी तो बताएं हमें। पहले थोड़ा सा आज जब मैं आ रहा था तो क्योंकि मैं बनीगाला में रहता हूँ, सही, तो बनीगाला को जो रोड जाता है श्रीनगर हाईवे को टच करता है वहाँ पे, तो वहाँ पे कंटेनर खड़े हुए हैं। मरी से उस रोड पे आ रही हैं गाड़ियाँ, तो यहाँ बनीगाला को क्यों आप फिर हमें एक नया रास्ता तलाश करना पड़ा। बहरहाल दुनिया भर में कंटेनर्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं और हमारे मुल्क में अल्लाह अपना करम करे इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। ये तो हर वीकेंड का मशगला बन चुका है ना। और मैं तो ये समझता हूँ कि पीटीआई को कामयाबी मिल ही गई है। वो कैसे? देखिए ना, पूरा इस्लामाबाद बंद है, मोटरवेज बंद कर दी गई हैं। और एहतजाज क्या होता है? अगर पहिया जाए हड़ताल कोई करना चाहे तो इससे अच्छी बात और क्या होगी? पीटीआई तो ये सारा उसके हक में जा रहा है। बस ऐलान करने की देर, और सब कुछ मोबाइल, कितना अरबों रुपए इस पे हम खर्च कर देते हैं। और सच्ची बात तो ये है कि ये भी सोचना चाहिए कि हर एक दो माह के बाद अगर पीटीआई कॉल दे देगी तो क्या इस तरह इस्लामाबाद और बाकी पूरे पाकिस्तान को आप बंद कर देंगे? तो आपके ख्याल से ये पीटीआई को सोचना चाहिए या हुकूमत को भी सोचना चाहिए? दोनों तरफ अरबों रुपए का इसमें मतलब खर्चा हो जाता है इन कंटेनर्स को लगाने में। टेलीफोन सर्विसेज आप बंद कर देते हैं, ट्रांसपोर्ट, स्टूडेंट्स को हॉस्टल से निकाल दिया गया, बस स्टॉप में बसें नहीं मिल रही, अपने घरों को जाएं, मोटरवेज वैसे बंद कर दी। तो पूरा एक तमाशा है, इकॉनमी को नुकसान हो रहा है, मार्केट्स बंद हो जाती हैं। तो सोचना चाहिए कि क्या मुल्क इस तरह आगे बढ़ सकता है? क्या जो मुआशी तरक्की होनी चाहिए वो हो सकती है? मेरा ख्याल है नहीं हो सकती। बिल्कुल। और पीटीआई को भी सोचना चाहिए। पीटीआई तो चले अपोजिशन में है ना, हुकूमत को ज़्यादा मैं समझता हूँ कि उनको सोचना चाहिए। ये भी देखिए, बात अपनी जगह हकीकत है, कोई माने ना माने कि पीटीआई इज़ द मोस्ट पॉपुलर पार्टी। सही। देखिए ना, उनकी एक कॉल पे कोई ये कॉल अगर नवाज शरीफ साहब देते हैं तो उन पर इस रिएक्शन क्यों नहीं होता? वो भी तो अपोजिशन में थे। तो अब पीटीआई मकबूल तरीन पार्टी तो है, आप उसे हज़ारों इख्तलाफ करें, लेकिन ये हकीकत है। अब हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि सूरत हाल से कैसे निकला जाए। हर 2 रोज़ के बाद सूरत हाल अगर आप पैदा करेंगे तो मुल्क किस तरह आगे चलेगा? कोई रिकन्सिलिएशन की फ़ज़ा पैदा करें, आगे बढ़ें और इस मुल्क को इस दलदल से निकालिए जो एक गर्दाब में हम फंसे हुए हैं। इससे निकलने की ज़रूरत है, निकलने की ज़रूरत है। हम तो और धंसते जा रहे हैं और एक मतलब गैर ज़रूरी मबाहिस शुरू हो जाते हैं इस मुल्क में। अब बुशरा बीबी का ही देख लीजिए जो उन्होंने बयान दिया। पहले आइए वो सुन लेते हैं कि उन्होंने कहा क्या और फिर हमारे वज़ीर आज़म ने क्या कहा। वो क्या आग में जलती तीली लगा क्या कहते हैं, तो वही काम उन्होंने किया। हालांकि न इसकी ज़रूरत थी जो बुशरा साहिबा ने कहा, और ना वज़ीर आज़म ने जिस तरह रिएक्ट किया वो भी ज़रूरत नहीं थी। सही। क्यों फॉरेन पॉलिसी इश्यूज़ को आप अपने डोमेस्टिक इश्यूज़ में ला रहे हैं बगैर किसी वजह के? तो आइए ज़रा पहले सुन लेते हैं ताकि हमारे नाज़रीन को पता चले क्या कहना चाह रहे हैं। खान जब सबसे पहले नंगे पाँव मदीना शरीफ गए थे, तो जब वो वापस आए थे तो फ़ौरन ही बाजवा को कॉल आना शुरू हो गई थी कि ये तुम क्या उठा के ले आया। हम इस मुल्क में शरीयत का निज़ाम ख़त्म करने लगे हैं और तुम शरीयत के ठेकेदारों को ले आए हो, और हमें ये नहीं चाहिए। आप यकीन मानिए, तब से खान और उसकी बेगम के बारे में गन डालना शुरू कर दिया और खान को यहूदी का एजेंट कहना शुरू कर दिया। सऊदी अरब पाकिस्तान का एक ऐसा मुरब्बी, दोस्त, भाई, बरादर मुल्क है जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। हर महाज पर सऊदी अरब ने पाकिस्तान की वो मदद की है जिसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। सऊदी अरब का कभी 77 साल में
कोई ना डिमांड थी, ना कोई आस्क था। दोस्त भाई का ये रवैया हो शफीकाना और उनके खिलाफ जहर उगला जाए तो वो क्या कहेंगे? अच्छा, आपने देखिए सवाल पूछा कि क्या सऊदी अरब का कोई हाथ था हुकूमत की तब्दीली में पाकिस्तान में। सबसे पहले तो मैं बुशरा बीबी को ये बात नहीं करनी चाहिए थी कि वहाँ से फ़ोन आना शुरू हो गए, हालांकि ऐसी कोई बात हुकूमत की तब्दीली में कम से कम सऊदी अरब का हाथ नहीं था। सही। देखिए ना, 2018 में पहला दौरा करते हैं इमरान खान सऊदी अरब का। बिल्कुल। मेरे ख्याल में सितंबर के महीने में दौरा होता है और तकरीबन 8 दौरे किए सऊदी अरब के। उसमें कुछ OIC की मीटिंग्स भी शामिल थी, इमरान खान बहैसियत वज़ीर आज़म के सऊदी अरब के। और फिर मोहम्मद बिन सलमान भी पाकिस्तान आते हैं फरवरी 2019 में, पहले दौरे के बाद। जब इमरान खान पहला दौरा कर लेते हैं 2018 में, तो उसके बाद फिर मोहम्मद बिन सलमान आते हैं फरवरी 2019 में। और उसके बाद भी 2021 में भी इमरान खान गए सऊदी अरब के दौरे पे। तो ये नहीं कि कुछ, मुझे नहीं मालूम कि बात कैसे निकली, बुशरा बीबी को कैसे पता चला कि मोहम्मद बिन सलमान अनकम्फर्टेबल है। हालांकि दोनों के दरमियान बड़े अच्छे मरासिम रहे हैं, लेकिन एक मौका ऐसा ज़रूर आया जहाँ पे सऊदी अरब भी और UAE भी हमसे नाराज़ हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। और वो कौन सा मौका था? वो मौका था जब भारत ने 5 अगस्त 2019 को मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इक़दामात लिए। सही। तो हमारी ये तवक्को थी कि शायद सऊदी अरब और UAE मिलकर हमें भरपूर तरीके से सपोर्ट करेंगे। ख़ास तौर पे OIC का एक स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा और उसमें हम भारत को कंडेम करेंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। सही। मतलब ठीक है, सऊदी अरब ने वो जो हमारा एक आप कह लीजिए वर्किंग ग्रुप सा बना हुआ है OIC के अंदर कश्मीर पे, कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन कश्मीर, उन्होंने तो मुलाकात भी कर ली 6 अगस्त को जद्दा ही में। वहाँ एक स्टेटमेंट भी इशू हो गई, लेकिन OIC का कोई स्पेशल या एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन हम कश्मीर पे नहीं बुला सके। उसमें वो एपिटाइट नहीं थी खलीजी ममालिक में भी और बाकी मुसलमान ममालिक में भी। सही। लेकिन हमने, चलिए, हमारी एक फ्रस्ट्रेशन थी कि क्यों नहीं हुआ। मीनवाइल कुछ ममालिक ने, ख़ास तौर पे मलेशिया, महातिर मोहम्मद साहब उस वक्त वज़ीर आज़म थे, उन्होंने कहा कि जी हमें एक मुसलमान दुनिया को बहुत से चैलेंजेस का सामना है, तो OIC तो फ्लॉप हो गई है। कोई ख़ास जो मुसलमान दुनिया को चैलेंजेस हैं, आउटकम्स नहीं आ रहे, मतलब कोई लग नहीं रहा कि फ़ाल है। तो हमें कुछ और देखना चाहिए, किस तरह हम मुस्लिम दुनिया को इकट्ठा करके एक नया इनिशिएटिव लें। तो कोलालमपुर में दिसंबर 2019 ही में उन्होंने एक कोलालमपुर समिट का इनेकाद किया और सितंबर के महीने में जो है महातिर मोहम्मद, इमरान खान और तुर्की के सदर अर्दोगान, उनकी एक मुलाकात हुई UNGA सेशन के मार्जिन्स पे। तो ये फैसला किया गया कि जी कोलालमपुर में एक समिट करते हैं जिसमें मुसलमान दुनिया से के सरबराहान को ही बुलाएंगे और साथ में जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, थिंक टैंक्स के लोग हैं, स्कॉलर्स हैं, उनको भी दावत देंगे ताकि एक मुश्तरका लायमा बनाया जाए कि हमने किस तरह प्लान ऑफ एक्शन एक बनाया जाए, ये किस तरह हमने मुसलमान दुनिया में जो नॉलेज डेफिसिट है उसको डील करना है, टेररिज्म के इश्यूज़ हैं और बेशुमार इस्लामोफोबिया है, तो किस तरह इन इश्यूज़ को हमने डील करना है। अच्छा, हमसे ये गलती हुई कि जब ये सितंबर में इमरान खान साहब ने और बाकी लोगों ने ये फैसला कर लिया, तो हमारा एक, चूँकि हमारे बड़े करीबी ताल्लुकात हैं सऊदी अरब के साथ, तो मेरा अपना ख्याल ये था कि हमने अपना होमवर्क नहीं किया। जब भी इस किस्म के इनिशिएटिव्स आते हैं ना, तो ज़रूरत इस अमर की होती है कि आप उन ममालिक को पहले कॉन्फिडेंस में ले लें जो कि उस इनिशिएटिव को मस्बत अंदाज से नहीं देखेंगे। क्योंकि अगर आप एक इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं जिसमें कुछ ऐसे ममालिक भी शामिल हैं, ईरान वगैरह, तो सऊदी अरब को तो ये नेचुरल था ना कि वो देखेगा कि हमारे ख़िलाफ़, क्योंकि OIC को सऊदी अरब ही कंट्रोल करता है। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। ज़्यादा फंडिंग वही देते हैं, सेक्रेटेरिएट भी जद्दा, और फंडिंग सारी ज़्यादातर उनसे ही आती है, खलीजी ममालिक से ही आती है। तो उनको हुआ कि एक हमारे
پیچھے پیچھے کون سا انیشیٹو آ رہا ہے مسلم دنیا کے لیے. تو ان کو آبویسلی یہ بات پسند نہیں آئی, تو پھر انہوں نے اپنی ناراضی کا اظہار کیا, اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ پریزیڈنٹ اردوان ترکی یہ کہ وہاں پہنچ گئے, قطر کے امیر بھی وہاں پہنچ گئے, مہاتیر محمد بھی وہاں پہنچ گئے, لیکن عمران خان وہاں نہیں پہنچے. صحیح. کیونکہ سعودی عرب نے اس پہ اعتراضات کیے کہ آپ کے ہمارے سے اتنے گہرے ہمارے تعلقات ہیں, تو آپ کس انیشیٹو کے پیچھے لگ گئے. وہ ایک مرحلہ تھا جہاں پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں جو گرمجوشی تھی تھوڑی کم ہوئی. ایک تو ہماری فرسٹریشن تھی ویزاوی دو آئی سی کے کشمیر پہ, وہ ریسپانس ہمیں نہیں ملا, اور دوسری جانب یہ ایک انیشیٹو آیا مہاتیر محمد کی جانب سے یا ترکی کے پریزیڈنٹ, تو ہم نے اس کو بغیر سوچے سمجھے آف دا کف ہم نے اس کی حامی بھر لی. یا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی لیٹس, یہ آپ کا آئیڈیا ہے, انیشیٹو ہے, اچھا ہے, لیکن ہمیں آپ غور کرنے دیں, اس پہ ہم ذرا سوچتے ہیں, ابھی جلدی نہیں ہے. تو ہمیں اس دوران اپنے جو ہمارے دوست وغیرہ تھے ان سے بھی کنسلٹ کر لیتے, خاص طور پہ سعودی عرب کے ساتھ, کہ جی ایک انیشیٹو آیا, آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں. کیونکہ قطر کی جو پوزیشن ہے نا, وہ بھی یاد رکھیے کہ قطر بھی اکنامک بلاکیڈ میں رہا ہے سعودی عرب اور یو اے ای کی, ان کے بھی اپنے کافی ڈفرینسز ہیں. تو ایک لحاظ سے ہمارے لیے وہ پوزیشن بڑی آکورڈ. لیکن یہ کہا اگر کہنا ہے کہ جی سعودی عرب ریجیم چینج میں انوالو تھا, تو وہ ہرگز نہیں تھا. بالکل کوئی اس قسم کی مداخلت نہیں کی کبھی انہوں نے کہ ریجیم چینج کی یہاں بات کریں. ٹھیک ہے, ماضی میں سعودی عرب نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی نہ لگانے کی بڑی کوشش کی کہ ان کو پھانسی نہ ہو, اس کے لیے انہوں نے کوششیں کیں, لیکن بس وہ ایک حد تک. جس طرح نواز شریف صاحب کو بھی ایگزائل میں لے جانے کے لیے مشرف صاحب کے زمانے میں انہوں نے کچھ کردار ادا ضرور کیا ہمارے سیاسی معاملات میں, لیکن ان کا انفلوئنس رہا ہے ہمیشہ سے, تو وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن اس وقت جو ریجیم چینج کی بات عمران خان کے حوالے سے ہو رہی ہے, سعودی عرب کو اس میں قطعاً کوئی رول نہیں تھا. کیونکہ 2021 میں بھی دیکھیے نا, اس واقعے کے بعد کوالالمپور سمٹ تو دسمبر 2019 میں ہوئی, اس میں پاکستان نے پارٹیسپیٹ ہی نہیں کیا. یہاں تک کہ جو ہمارے ہائی کمشنر تھیں کوالالمپور, وہ بھی نہیں گئیں وہاں, مطلب ہم نے پارٹیسپیٹ ہی نہیں کیا. اور پھر 2021 میں بھی عمران خان جاتے ہیں سعودی عرب. تو یہ کہنا کہ کوئی تعلقات ایم بی ایس کے ساتھ بہت ہمارے خراب ہو گئے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن ایک تھا ناراضگی تھی سعودی عرب کی. تو چلیں ایک سوال یہاں یہ بھی اٹھتا ہے کہ بشرا بی بی نے یہ جو بیان دیا ہے, کیا جو بانی پی ٹی آئی تھے ان کی مرضی سے اس قسم کا کوئی بیان آیا ہے سامنے؟ کیونکہ پی ٹی آئی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی مرضی کے بغیر ہر بندے کا اپنا اپنا منہ ہے. میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی کے جو بانی ہیں یا قائد ہیں انہوں نے یہ کہا ہوگا. یہ میرا خیال میں کوئی ویسے ہی بعض اوقات ہو جاتا ہے نا, نکل جاتی ہے کوئی بات. اور اس پہ جو شہباز شریف صاحب نے ریئیکٹ کیا وہ بھی طرفہ تماشا ہے. اب ریئیکٹ کرنے, اس کو ایشو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر بشرا صاحبہ سے غلطی ہو گئی تو آپ کیوں اس کو لا رہے ہیں اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس میں unnecessarily میرے خیال میں. تو جو ریئیکشن گورنمنٹ کا بھی آیا وہ بھی غیر ضروری تھا. پوری کیبنٹ بس اس ایک بیان کے پیچھے پڑ گئی. بالکل. تو آپ ایک لحاظ سے مطلب, اور آپ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی اس وقت پاکستان کی سب سے مقبول ترین پارٹی ہے. لوگوں پہ تو کوئی اثر نہیں ہونا اس چیز کا, آپ بھلے جو بھی کہتے رہیں. تو کیوں اپنے سعودی عرب کو, لیکن ایک چیز پہ بہت اثر ہونا ہے. کیا آپ بتائیں؟ مجھے نہیں معلوم, آپ بتا دیں. آپ ہی تو کہتے ہیں کہ جو ہمارا نیشنل انٹرسٹ ہے وہ الگ بات. وہ آپ سعودی عرب کو خامخواہ اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس میں لا رہے ہیں نا, تو یہ مناسب نہیں ہے کسی طور پہ. اگر بشرا بی بی سے غلطی ہو گئی تھی تو آپ اس کو ری انفورس کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کیوں سعودی عرب کا ریئیکشن متوقع ہے؟ کیوں ریئیکٹ نہیں کرنا؟ ان کو پتہ بھی نہ ہوتا اگر یہ بات نہ ہوتی تو انہوں نے جس طرح ریئیکٹ کیا وہ بھی غیر ضروری تھا. بہرحال یہ ہمارے ملک کی سیاست ہے, اللہ اپنا کرم کرے. اس کا یہی حال ہے اور یہی رہے گا. سو لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر.